नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। राम जन्मभूमि न्याय ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय ने कहा था कि जब तक वो बेदाग नहीं हो जाते, तब तक वो अपनी चुप्पी बनाए रखेंगे। अब एसआईटी ने उन्हें बेदाग करार दिया है। उसके बाद जो चंपत राय हैं, उन्होंने एक तरह से पहला जो हमला किया है, वो नृपेंद्र मिश्रा पर किया है। जो नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएमओ में प्रधानमंत्री के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और काफ़ी जिसको कहते हैं ताकतवर ब्यूरोक्रेट थे। उन्हें राम मंदिर कंस्ट्रक्शन का जिम्मा सौंपा गया। जो चंपत राय ने आरोप लगाए हैं, उसके मुताबिक जो मुख्य बातें हैं, उन्होंने कहा है कि वो मनमानी करते थे। वो जो कमिटी थी, उसकी जो सदस्य थे, उनकी बातें सुनते नहीं थे। वो अपनी इच्छाओं के हिसाब से फैसले लेते थे, जिसमें कि एल&टी का जो चुनाव किया गया मंदिर बनाने के लिए, वो चुनाव का फैसला भी उनका ही था और उनके द्वारा जो सदस्य चुने गए थे, वो बैठकों में नहीं आते थे। तो यानी कि एक तरह से नृपेंद्र मिश्रा जिन्होंने राम टेम्पल का निर्माण कराया, उनके ऊपर ये सारे आरोप चंपत राय ने लगाए हैं। नृपेंद्र मिश्रा इससे पहले जब चंदा चोरी का विवाद शुरू हुआ था, तो नृपेंद्र मिश्रा ने एक तरह से चंपत राय के ऊपर ये आरोप लगाए थे कि वहां पर अनियमितताएं हुई है, प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया है। ये एक तरह से कलंक की तरह है कि किस तरह से राम मंदिर में चोरी हो गया, लोगों की आस्थाएं को किस तरह से कुठाराघात पहुंचाया गया। सवाल ये है कि दो प्रमुख व्यक्ति, एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री से काफी नजदीकी रखता है, जो प्रधानमंत्री का एक तरह से अपॉइंटी था, दूसरा व्यक्ति चंपत राय जो आरएसएस के प्रतिनिधि हैं। क्या सवाल ये है इन दोनों के अहंकार का टकराव का खामियाजा भक्तों को भुगतना पड़ रहा है। ये दोनों राम मंदिर को अपनी जागीर समझ बैठे थे, अपने अपने तरीके से राम मंदिर को चला रहे थे। इन सारे सवालों को आज के हम कार्यक्रम में समझते हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। आरती जेरत जुड़ रही है, सीनियर जर्नलिस्ट, संजय कुमार सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे से शरद प्रधान लखनऊ से जुड़ेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट, जिन्होंने अयोध्या और यूपी को बहुत बेहतरीन तरीके से इससे पहले कवर किया है। लेकिन शुरुआत करते हैं आरती आपसे। जो चंपत राय के आरोप हैं, चंपत राय ने अपना वादा निभाया है। उन्होंने कहा है कि तब तक वो चुप रहेंगे जब तक वो बेदाग नहीं हो जाते। एसआईटी ने उन्हें बेदाग कर दिया। अब उन्होंने अपनी जुबान खोली है और उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा के ऊपर आरोप लगाए हैं कि नृपेंद्र मिश्रा एक तरह से डिफैक्टो राम मंदिर कंस्ट्रक्शन को अपनी जागीर समझ के चला रहे थे। यही आरोप एक तरह से नृपेंद्र मिश्रा ने लगाए थे कि जो मैनेजमेंट कमिटी थी, मैनेजमेंट कमिटी में ड्यू प्रोसेस का फॉलो नहीं किया गया। चंपत राय के अपने करीबी लोगों को वहां पे रखा गया। अब चंपत राय कह रहे हैं कि नृपेंद्र मिश्रा ने अपने करीबी लोगों को कंस्ट्रक्शन कमेटी में रखी थी। तो एक तरह से दोनों आपस में लड़ रहे हैं और इसका जो खामियाजा है, वो जो भक्तगण है, जो करोड़ों लोगों ने जिसको कहे हैं ईटा ढो के राम मंदिर बनवाया था, वो भुगत रहे हैं। जी। अम, पर मैं इसको इस निगाह से देखती हूँ कि नृपेंद्र मिश्रा जो है वो पीएम के पर्सनल चॉइस थे इस कार्य के लिए, राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए। और आपको मालूम है कि नृपेंद्र मिश्रा ने मतलब काफी टाइम लगाया पीएमओ में, वो बहुत ही करीब थे नरेंद्र मोदी में। तो मैं एक तरह से ये जो चंपत राय ने निशाना लगाया नृपेंद्र मिश्रा पे, मैं एक तरह से देखती हूँ कि वो पीएम पे निशाना लगा रहे हैं। आपको याद होगा 1998 में जब कुछ आरएसएस के लोग वो मोरोपंत पिंगले और एक थेंगडी नाम के व्यक्ति थे, वो सड़क पे निकले थे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ। उनका ये प्रोटेस्ट था कि अटल बिहारी वाजपेयी जो स्वदेशी के मुद्दे हैं, जो स्वदेशी की भूमिका है आरएसएस की, वो उसको ओवरटर्न करके सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ओर ले जा रहे हैं। तो उस टाइम भी उनका निशाना डायरेक्टली प्रधानमंत्री वाजपेयी पे नहीं हुआ था। उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे उस टाइम ब्रजेश मिश्रा, उन पे निशाना लगाया और बहुत बवाल मचा। उन्होंने मतलब प्रदर्शनी की, राजपथ पे पीएमओ की तरफ जाने की कोशिश हो रही थी। एनीवे अंत में तो वो मसला संभल गया और वो चले गए वापस पुणे।
पर वो पहला समय था जहाँ हमने देखा कि आरएसएस के लोग जब नाराज हो जाते हैं तो वो मतलब कुछ छुपाते नहीं हैं, वो मतलब सीधे सीधे बोल देते हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि ये जो आज चंपत राय ने ये खत लिखी है, चिट्ठी लिखी है, इन्होंने बेसिकली नरेंद्र मोदी पे निशाना किया है और नरेंद्र मोदी का नाम लेना नहीं चाहते हैं तो उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा का नाम लिया। पर सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी ने इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लिया था क्योंकि ये इनका एक बहुत बड़ा शोपीस प्रोजेक्ट था कि इतने सालों के बाद उन्होंने ही प्रधानमंत्री होके उन्होंने ही ये राम मंदिर बनाया जो इतने सालों से वीएचपी आरएसएस कोशिश कर रहे थे बनवाने में पर नाकामयाब हुए, तो इन्होंने ही बनाया, तो इनका बहुत बड़ा इसमें हक था। और पूरा जो ट्रस्ट बना है वो यूनियन कैबिनेट ने ही बनाया, मतलब यूनियन कैबिनेट के रेजोल्यूशन से ये मेंबर्स की अपॉइंटमेंट हुई। तो मतलब सीधे वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे निशाना कर रहे हैं, उंगली दिखा रहे, मतलब वो दिखा रहे हैं, मतलब वो ब्लेम वहां कर रहे हैं। अब क्या मकसद है, क्या होगा इसके बाद, ये देखने की बात है क्योंकि अभी तो मोदी जी बहुत प्रेशर में हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं पर ये एक और प्रेशर है जो उनके ऊपर आ रहा है, दबाव आ रहा है। और यूपी के चुनाव से पहले ये अगर बढ़ेगा, अगर ये इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अगर ये बढ़ेगा तो यूपी के चुनाव पे असर हो सकता है। नहीं तो आप आरती ये कह रही हैं कि बेसिकली जो चंपत राय हैं वो अपना स्कोर सेटल तो कर ही रहे हैं, लेकिन उस स्कोर सेटल करने के अलावा वो क्योंकि अयोध्या में साधु संतों की एक ये भी शिकायत थी कि उनकी उनकी इन्वॉल्वमेंट उस पूरे ट्रस्ट में नहीं थी। पूरी जो फंक्शनिंग थी वो सीधा पीएमओ कंट्रोल्ड थी। कंस्ट्रक्शन से लेकर सारी जो एक्टिविटी थी वो एक तरह से प्रधानमंत्री और दिल्ली किस लेवल से डिसाइड होता था। तो अब जब मौका मिला है और इतना बड़ा चंदा चोरी हो गया तो उसका ब्लेम चंपत राय अपने ऊपर क्यों ले या आरएसएस अपने ऊपर क्यों ले? आरएसएस को ये मौका मिला है कि भाई प्रधानमंत्री को ये बताएं कि भाई आपने सब कुछ पावर अपने हाथ में सेंट्रलाइज कर रखा था, तो अब आप ब्लेम के समय आरएसएस या वीएचपी को टारगेट नहीं कर सकते। बिल्कुल। और एक बात है कि ये अब ये बात उठी है कि अब ये ट्रस्ट को सीईओ चलाएंगे। ये सीईओ का सुझाव है, ये नृपेंद्र मिश्रा जी से आया था, शायद पीएम मोदी के इशारे पे, मुझे मालूम नहीं, पर नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा है कि सीईओ चलाएंगे। और ये सीईओ के एप्लीकेशंस उन्होंने मांगे हैं। ज्यादा एप्लीकेशंस जो आ रहे हैं वो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स के आ रहे हैं, मतलब रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के एप्लीकेशंस आ रहे हैं। और जो अयोध्या में साधु संत बैठे हैं उन्होंने तो साफ मना कर दिया है, उन्होंने तो कहा है कि ब्यूरोक्रेट नहीं चला सकता है, ये ट्रस्ट को तो एक दास को चलाना चाहिए जो राम की भावना समझता है, जो धर्म की भावनाएं समझता है, ऐसे कोई दास को चलाना चाहिए। ब्यूरोक्रेट को ये समझ नहीं है इन सब चीजों का। तो ऑलरेडी मतलब जो टकराव होने वाला है या जो टकराव के हमको सिग्नल्स मिल रहे हैं वो शुरू हो गया है। और ये चंपत राय ये पत्र जो इन्होंने लिखा है मेरे ख्याल में ये पहला स्टेप है, इसके बाद और खुलासा में बोलेंगे क्योंकि वो बहुत गुस्से में है कि उनको टारगेट किया गया, उनको निकाला गया और उनकी जो सिंपथाइजर्स है। और ये हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि चंपत राय के बहुत ही सारे फॉलोअर्स हैं, साथी हैं, सिंपथाइजर्स हैं वीएचपी और आरएसएस में। उनको ये बहुत खराब लगा कि पहला टारगेट चंपत राय हुए और अब तो वो मतलब उनको क्लियर हो गया, एसआईटी ने उनको क्लीन चिट दे दिया है, तो फिर उनको क्यों रिजाइन करना पड़ा, उनको टारगेट क्यों बनाना पड़ा? तो अभी तो ये मामला बढ़ेगा और मेरे ख्याल में अगर प्रधानमंत्री इसमें
स्टेप इन नहीं करते हैं, इसमें कुछ इंटरवीन नहीं करते हैं, तो ये मामला तो बहुत ही गड़बड़ होने वाला है। संजय, ये जो सवाल है कि पूरे राम मंदिर का जो निर्माण से लेकर सारी जो व्यवस्थाएं थी वो एक तरह से दिल्ली से हुई, तो ये लड़ाई कुल मिला के दिल्ली वर्सेस आरएसएस की लग रही है आपको, या फिर इस लड़ाई में दोनों इंडिविजुअल अपने अपने स्कोर सेटल कर रहे हैं, या इसमें एक और जो पात्र हैं लखनऊ में बैठे हुए हैं जो महाराज योगी आदित्यनाथ, वो इस दिल्ली और आरएसएस की लड़ाई में वो मजे ले रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अच्छा चलो, जो दिल्ली अब तक उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसमें ये दोनों की गलती जो थी वो एक तरह से सामने आ गई, दिल्ली एक तरह से एक्सपोज हो गया, और इसलिए अब उनको ज्यादा बेहतर स्थिति में है, ज्यादा फ्रीडम है इस समय योगी आदित्यनाथ। देखिए, जब वो रामधारी सिंह दिनकर की एक लाइन है ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब इस सरकार लोगों का जो उच्च पदों पे हैं, उनका विवेक मरता जा रहा है, मर रहा है, और यही एक रिफ्लेक्शन है। ये इंटरनल लड़ाई आप इमेजिन कर सकते थे 1 साल पहले, 2 साल पहले? नहीं। अब ये खुद ही एक्सपोज हो रहे, बिकॉज इतनी गंदगी है, इतना इंस्टीट्यूशनल फेलियर और डिक्लाइन है, कोई मोरालिटी नहीं है। जिस ढंग से आपने राम मंदिर बनवाया, पूरा वो वर्डिक्ट, इसमें केवल मैं पॉलिटिकल फेलियर नहीं मान रहा हूँ, इसमें पूरा इंस्टीट्यूशनल फेलियर इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वो फेल करे। जिस हिसाब से जुडिशरी ने इसमें वर्डिक्ट दिया, सारे जूरिस्प्रूडेंस को दरकिनार करके, फिर जिस ढंग से पॉलिटिकली इसको एक्सप्लॉइट किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि मंदिर बनने से पहले ही आप उद्घाटन कर दिए, फिर आप सारा क्रेडिट और फिर अपने लोगों को जो आपने मोनोपोलाइज करने की कोशिश की, केवल मंदिर ही नहीं, इंडिया का जो रिलीजन है, हिंदू धर्म को आपने मोनोपोलाइज करने की कोशिश की। अब उसका ये रिफ्लेक्शंस है कि जो इस पूरे प्रक्रिया में जो पॉलिटिकल बेनिफिट और पॉलिटिकल जो आप एक्सप्लॉयटेशंस कर रहे थे, सेंटिमेंट का, लोगों का इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल्स, मेजॉरिटी कम्युनिटीज, वो यहाँ पे एक्सपोज हो रहा है कि आपने केवल अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए धर्म का ब्लेटेंटली इस्तेमाल किया, और ये एक्सपोज हो रहे हैं। इन्होंने मंदिर को एक अपना पर्सनल एग्रेंडाइजमेंट का एक रूप में रखा, एक वही सारे लोग बेनिफिशियरी, कोई धर्म थोड़े साध रहा है वहां पे। आप देखिए अयोध्या में कोई धर्म की सेवा नहीं कर रहा बैठकर उस मंदिर में, सब अपना अपना घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, अपना राजनीतिक कैरियर बना रहे हैं। आज वही चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये मैं, चाहे वो नृपेंद्र मिश्रा हो और चाहे वो चंपत राय हो, चंपत राय को भी अगर एसआईटी ने ये कर दिया, आप जो आपको एक्यूट, आपको ये ब्लेम फ्री कर दिया कि यू आर एक्सोनरेटेड, तो इसका मतलब कि एसआईटी भी पूरे ढंग से इन्वेस्टिगेशन है। डू यू नो क्या एसआईटी ने क्या इन्वेस्टिगेशन की? क्या ये पब्लिक है? क्या चीज? तो वो भी गलत था। अब आप जब एक्सोनरेट हो गए तो फिर आप ब्लेम कर रहे हो नृपेंद्र मिश्रा को पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए। तो इसमें सारा चीज ये है कि जिस ढंग से आज इंडिया गवर्न हो रहा है, सारे इंस्टीट्यूशंस फेल हो रहे हैं, ये भी एक उसी फेलियर की एक निशानी है कि आप इस चीज में भी फेल हो रहे हैं। अब इसका ऑफकोर्स पॉलिटिकल रिपरकशंस होगा, इसमें ऑफकोर्स ये कि जो आरएसएस बच जाएगा और बीजेपी और मोदी इसमें फंस जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। किसी को इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी आरएसएस एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और यही लोग इन्वॉल्व हैं। इसका ऑफकोर्स राजनीतिक कॉन्सिक्वेंसेस होगा, और प्राइम मिनिस्टर का जो गिरता हुआ इमेज और गिरेगा, इस गवर्नमेंट का जो डिक्लाइनिंग ग्राफ है। और एक ऐसे समय में संजय कि एक ऐसे समय में कि एक तरफ राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट में बैठे हुए हैं, चंदा चोरी के यूथ का प्रोटेस्ट, छात्रों की गूंज, अलग अलग राज्यों में जेनजी अल्फा जनरेशन प्रोटेस्ट कर रहा है, सीजेपी प्रोटेस्ट कर रहा है,
दूसरी तरफ आरएसएस और बीएचपी के जो अपने ही लोग हैं, वो अगर अपनी अंदरूनी इनफाइटिंग से एक दूसरे को सबोटेज करने में लगे हुए हैं, और खास करके ऐसे क्रूशियल टाइम में कि जहाँ पे आपकी हिंदुत्व की कंस्टिट्यूएंसी क्रैक हो रही है, यूपी में चुनाव है, तो ये तो प्रधानमंत्री के लिए चारों तरफ से चैलेंज है। अपने वाले भी लगातार उनको अटैक कर रहे हैं, अपने वाले भी नुकसान, उनको भी लग रहा है कि यही समय है तो अपना स्कोर सेटल कर लो, बाहर वाले तो कर ही रहे हैं। ऑफ कोर्स, वो तो इसमें कोई शक नहीं। आप देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर अपने इंटेंशंस में, अपने इंटेंट में साफ सुथरा है, तो उनको ओपनली आना चाहिए और ओपनली स्टेटमेंट देना चाहिए कि क्या गलत है क्या नहीं। लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना चाहिए। अगर आप ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करते हैं, अगर आपको ऑनेस्टी लगता है कि कुछ गलत हुआ, तो आपको वो विश्वास जीतने के लिए बोलना चाहिए। और आपने केवल ये राजनीतिक इस घटना के बाद लोगों का ट्रस्ट केवल बीजेपी पे कम नहीं हो रहा, इससे ये भी हो रहा है कि एक्सपोज है बीजेपी कि आपने धर्म का कैसे यूटिलाइजेशन किया राजनीतिक सत्ता पाने के लिए। अब ये एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि आप जब गलत ढंग से सत्ता पाते हो, ये मेजॉरिटेरियनिज्म और पोलराइजेशन के थ्रू, तो एक्सपोज तो आप होंगे। राम मंदिर एक सिंबल था पोलराइजेशन ऑफ इंडिया। इट्स ए सिंबल ऑफ इंडिया, समझिए, डिक्लाइन एज ए सिविलाइजेशनल नेशन। मॉडर्न इंडिया का जो डिक्लाइन है, राम जन्मभूमि ये दिखलाता है। इट्स ए सिंबल। ये मॉडर्निटी का, राम मंदिर इज नॉट सिंबल ऑफ मॉडर्निटी। आपने जिस ढंग से जो ये, हम तो 16-17 सेंचुरी के यूरोप की बात की तरह व्यवहार कर रहे हैं कि चर्च ही रूल कर रहा है, और जैसे चर्च में जो सबसे बड़े जो होते हैं वही सब चीज डिसाइड कर रहे हैं। आप उस तरफ इंडिया को ले जा रहे हो, ये मॉडर्न स्टेट की तरफ थोड़ी ले जा रहे हो। आप वही ढंग से काम कर रहे हैं। यहाँ ये तो कंप्लीट डिक्लाइन है, इंडिया का पॉलिटिकल डिक्लाइन है। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी इसके कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं बच सकते। और इनके ही कॉन्स्टिट्यूएंट जो अपोनेंट्स तो है ही है, वो तो इस एकदम अडिक्ट तो है ही कि जब ये अपोज प्राइम मिनिस्टर्स पॉलिटिक्स, लेकिन इनको जिनको ये अपनी तरफ खींचने में सफल हुए थे और जो इनके कोर कॉन्स्टिट्यूएंट थे, उसमें डिस्ट्रस्ट है। इससे बड़ी किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए और किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए अगर अपने ही कोर कॉन्स्टिट्यूएंट उनसे अविश्वास हो जाए उसी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो इससे बड़ा पॉलिटिकल हार नहीं होता कोई। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे उस कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को इंटैक्ट रखे। कैन ही डू दैट? मुझे तो नहीं लगता कि वो इंटैक्ट रख सकते हैं अपने ही कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को, और वो किसी भी ढंग से फिर वो किसी भी इलेक्शंस में ऑनेस्टली वो जीत सकते हैं। आरती, इसमें जो बड़ा इशू है कि जिसमें कि हर लेवल पे एक तरह से कॉम्प्रोमाइज हुआ। आपने जब चंपत राय को बनाया या फिर टेम्पल ट्रस्ट का निर्माण किया, उसके बाद उसमें जो लूट हुई उसमें हम सब ने देखा कि कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। जब ये डिटेक्ट हो गया तो चंपत राय ने लीपापोती करने की कोशिश की, उन्होंने अपने ड्राइवर, अपने लोगों को वहां पे अपॉइंट कर लिया। उसी तरह से टेम्पल कंस्ट्रक्शन में निपेंद्र मिश्रा ने जिस तरह से वहां पे जमीन खरीदे गए और वो सारी कहानियां आ चुकी है। जब ये सब सामने आ गया तो अपेक्षा की जाती थी कि सरकार कम से कम जब चोर पकड़ में आ जाए तो आप जनता में ट्रस्ट दिखाने के लिए उसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे। आपने एक एसआईटी बना दी अपने ही अधिकारियों की, जिनके पास में ब्यूरोक्रेट उस एसआईटी में शामिल कर लिए गए, जो कि जिनके पास ये एक्सपर्टीज नहीं है इस तरह के मामलों की जांच करने के लिए। तो कुल मिलाकर जब आप प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, इंस्टीट्यूशन आप अगर एक खड़ा करें और इंस्टीट्यूशन में कॉम्प्रोमाइजेस शुरू हो जाते हैं, तो ये तो होना ही था। और उसी का नतीजा आज की तारीख में दिख रहा है कि नृपेंद्र मिश्रा लड़ रहे हैं, चंपत राय लड़ रहे हैं, चंपत राय और कुछ कागज खोलेंगे आने वाले दिनों में। तो आपने चूंकि प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, कि एक इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया कि इसका ऐसे प्रोसेस होगा, इसमें इंटीग्रिटी वाले लोग होंगे, उनकी सारे हर स्टेप पे ऐसे ऐसे प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। देखिए, ये तो बहुत लंबी कहानी है। जब वीएचपी ने ये राम मंदिर मूवमेंट शुरू किया था, आपको याद है, उन्होंने बहुत चंदा इकट्ठा किया था, सबसे ईंटें मांगी थी, पैसे मांगे थे, बहुत चंदा इकट्ठा किया। उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं हुई, आज तक कोई अकाउंटिंग नहीं हुई।
आरएसएस एनजीओ है, पर बाकी एनजीओ को टैक्स रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं, आरएसएस इससे एग्जेम्प्ट है। मुझे याद है 20-25 साल पहले एक इकलौता इनकम टैक्स ऑफिसर थे, उसका नाम था विश्वबंधु गुप्ता। उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी कि आरएसएस और वीएचपी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, और उन्होंने कई नोटिस भेजे, पर उल्टा उनकी हैरेसमेंट हुई, उनकी सस्पेंशन हुई, और अंत में उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लेके वो चले गए। तो ये बात है, जब आप चर्चेस को बोल रहे हैं कि जो उनका एफसीआर है वो स्क्रूटनी में आएगा, जब आप मदरसे को बोल रहे हैं कि उनका जो फॉरेन पैसा आता है, फॉरेन से पैसा आता है, वो स्क्रूटनी में आएगा, तो आरएसएस, वीएचपी, इनको भी तो पैसा आता है बाहर से, ये क्यों नहीं स्क्रूटनी में आता है? कोई इन पे कोई दबाव नहीं है कि वो कोई ट्रांसपेरेंसी हो इनके अकाउंट्स में। जो भी पैसा इन्होंने इकट्ठा किया राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए, वो कह रहे हैं कि ये एक रुपया भी नहीं लिया उन्होंने सरकार से राम मंदिर बनाने के लिए, सारे मतलब डोनेशंस थे, पर कोई हिसाब नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं है। अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन वो इतनी छूट मिलती है कि उनको कोई ट्रांसपेरेंसी करना नहीं, उनको ट्रांसपेरेंसी की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर नेचुरली वो तो अपना मनमानी करेंगे, जो भी मर्जी में आता वही करेंगे, क्योंकि कोई उनको देख नहीं रहा है, कोई उनसे पूछ नहीं रहा है, कोई उनसे कुछ मांग नहीं रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं मांग रहा है। और यही प्रॉब्लम है शुरू से। ये जो पूरा वीएचपी का जो आंदोलन चला और आरएसएस ने इसको उठाया और फिर अंत में जाके ये राम मंदिर बना, ये पूरे प्रोसेस में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। कितना पैसा इकट्ठा किया, कहाँ गया पैसा, कैसे खर्च हुआ, कुछ नहीं मालूम किसी को। तो नेचुरली आज के दिन में प्रश्न आएंगे, और अब जब ये चंदा चोरी पकड़ा गया है, क्योंकि ट्रस्ट को तो इनकम टैक्स फाइल करना जरूरी है ना, उनको कुछ अकाउंट्स तो रखने हैं, तो ये चंदा चोरी पकड़ा गया, अब ये लोग कह रहे हैं कि हमसे क्यों हिसाब मांग रहे हो। मतलब उनका एटीट्यूड ये है ना कि हमसे क्यों हिसाब मांग रहे हो, हम तो भगवान का काम कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, तो ये तो होगा ना। और एक दूसरे को मतलब बहुत इसमें कीचड़ उछलेगा। मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में कोई चुप नहीं रहेगा। चंपत राय तो जरूर चुप नहीं रहेंगे, वो मतलब उन पे तो धब्बा लग गया ना, ठीक है, आज के दिन में एसआईटी ने उनको क्लियर कर दिया, क्लीन चिट दे दिया, पर धब्बा तो लग गया ना, उनको रिजाइन तो करना पड़ा। और सिर्फ उनको नहीं, एक आरएसएस के बहुत सीनियर लीडर जो राम मंदिर के पेट्रन थे, भैयाजी जोशी, उनको भी रिजाइन करना पड़ा। तो मतलब आरएसएस के ऊपर भी एक धब्बा लग रहा है। मैं नहीं कह रही हूँ कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन, पर ये आरएसएस के मेंबर्स हैं, पूरे संघ परिवार के बहुत सीनियर लीडर्स हैं, तो उनकी इंटेग्रिटी पे भी धब्बा लग रहा है। तो नेचुरली एक दूसरे के ऊपर वो कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे। और शायद चंपत राय की यही शर्त थी कि जब उन्हें ये कहा गया कि आप रिजाइन कर दो, तो चंपत राय ने ये शर्त रखी थी जो कि जो एसआईटी होगी उसमें उन्हें बरी किया जाएगा और तब वो अयोध्या छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है इस राम मंदिर के निर्माण के लिए। और शायद ये सारे लोग जानते हैं कि अशोक सिंघल के बाद जो सबसे इंसाइक्लोपीडिया जिन्हें कहा जाता है अयोध्या का, वो चंपत राय को कहा जाता है। लेकिन एक और सवाल, आपको लगता है कि चंपत राय जो नृपेंद्र मिश्रा को टारगेट कर रहे हैं, कहीं उनका ये एंगल तो नहीं है कि अब जो सीईओ चुना जाना है, जिसकी की स्क्रूटनी चल रही है, अलग अलग इंटरव्यू हो रहे हैं, उसमें नृपेंद्र मिश्रा का एक अहम रोल होगा, क्योंकि वो न केवल फॉर्मर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में रहे हैं, प्रधानमंत्री के बेहद करीबी रहे हैं, वो उस पूरे सिस्टम को, इकोसिस्टम को जानते हैं, कौन से ब्यूरोक्रेट की वहां पे तैनाती हो, कौन सा चुना जाए। तो चंपत राय ये सोच रहे हैं कि अगर नृपेंद्र मिश्रा को डिस्क्रेडिट कर दो, ठीक है, तो इनका रोल कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा। कहीं ये स्ट्रेटजी तो नहीं है चंपत राय की? नहीं, जरूर, ऑफ कोर्स वो डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं नृपेंद्र मिश्रा को, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि साधु संत जो हैं अयोध्या के, वो नहीं चाहते हैं कि कोई ब्यूरोक्रेट आ जाए और राम मंदिर ट्रस्ट को चलाए।
वो नहीं चाहते, उन्होंने साफ बोल दिया है। अब किस हद तक ये लड़ाई ले जाएंगे वो देखने वाली बात है कि वो एक्चुअली प्रोटेस्ट करेंगे, वो धरना में बैठेंगे, क्या करेंगे, वो हमको देखना है आगे। पर आगे आने वाले दिन में ये लड़ाई जो है मुझे लगता है कि बढ़ेगा, और अंत में अगर प्राइम मिनिस्टर इसमें इंटरव्यू नहीं करते हैं तो उनके दरवाजे तक पहुंच जाएगा। क्योंकि एक चीज मैं देख रही हूँ, ये चंपत राय के पत्र से मैं देख रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की जो वो मॉरल अथॉरिटी थी, जो ऑरा था प्राइम मिनिस्टर का, वो ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट की वजह से थोड़ा कम हो गया है। और आज के दिन में प्राइम मिनिस्टर काफी वनरेबल हैं, और लोग सोचते हैं कि हम चुप क्यों रहें इस माहौल में, अगर स्टूडेंट्स बोल सकते हैं तो हम भी बोलेंगे। तो ये एक बहुत डेंजरस ट्रेंड आ रहा है, और पीएम को इस मामले में खुद इंटरवीन करना पड़ेगा, अपनी अथॉरिटी असर्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो ये मामला तो बिल्कुल हाथ से निकल जाएगा। संजय, चूंकि ये ऐसे समय में सब कुछ हो रहा है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, यूपी हारने का मतलब है दिल्ली हारना, ये सब लोग जानते हैं। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ की इस समय जो पोजीशन है, योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा ये डर है कि जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पिछली बार भी जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था जिसमें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी काफी सीटें वहां पे हारी, उसमें योगी का सबसे बड़ा कंसर्न है कि टिकट तो दिल्ली से डिसाइड होता है और आप दिल्ली से कैंडिडेट डिसाइड करके कहते हो इनको जिताओ, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पहले से है। तो वैसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में या फिर 2029 की लड़ाई में वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट हों प्रधानमंत्री पद के लिए, उनका जीतना बहुत जरूरी है। और दिल्ली अगर टिकट डिसाइड करेगा तो इसलिए योगी इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं अपने पत्ते खेल रहे हैं कि न केवल वो सटल तरीके से शांत हैं, वो उन्होंने एसआईटी बन के चंपत राय को भी बरी करा दिया ताकि उन्होंने आरएसएस का साथ दिया। वो एक तरह से इस पूरे खेल का मजा ले रहे हैं। आपको लगता है कि वो दिल्ली की जो चालें हैं उसको समझते हुए इस खेल के सबसे बड़े बेनिफिशियरी इस समय योगी हैं? मैं बेनिफिशियरी नहीं देखता। देखिए, अगर पार्टी ही अनपॉपुलर है, अगर पार्टी ही मोरल अथॉरिटी और वो कमांड जो लोगों के इमेजिनेशन पे रख रही थी अब तक, अगर वो कमांड खत्म हो गया, पार्टी के प्रति लोगों का जो डिसएंचेंटमेंट बढ़ रहा है क्रॉस इंडिया, अगर वो बढ़ता ही रहा, इसमें आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि जो डिसइल्यूजमेंट है वो प्रधानमंत्री के प्रति है, अमित शाह के प्रति है, योगी के प्रति है या बीजेपी के प्रति है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अमित शाह को हटा दो बीजेपी से या उनको रिड्यूस रोल में कर दो, मोदी अब रिटायर हो जाएं तो हमें बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, आप नितिन गडकरी को बिठा दो, राजनाथ सिंह को बिठा दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों में फर्क हमें करना पड़ेगा। डिसइल्यूजमेंट जो हो रहा है वो किससे हो रहा है और जनता किससे, डिस्टैंटमेंट जनता का किससे है? देखिए, मैं मानता हूं कि डिसइल्यूजनमेंट, चूंकि मोदी बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बीजेपी एज ए पार्टी सफ़र करेगी अगर प्राइम मिनिस्टर का इमेज डाउन हो रहा है। सिमिलरली आई फील कि जो अगर योगी ये सोचे कि उनकी इमेज इंटैक्ट रहेगी और पार्टी सफ़र करे इमेज वाइज, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे वो उस ढंग से वो इलेक्शंस नहीं जीत सकते। ये ओवरऑल क्राइसिस है फॉर द बीजेपी, इस ओवरऑल क्राइसिस है फॉर द आरएसएस। आरएसएस और बीजेपी जो पहले कम्युनल कहलाते थे, अब क्रैश करप्ट पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन भी कहलाएंगे। क्योंकि ऐसे पहली दफा हुआ कि आरएसएस ने इतने लंबे समय तक सत्ता भोगा और सत्ता के हर एक डिसीजन में वो भागीदार रहे। अगर आपका जो पेट प्रोजेक्ट है वही पेट प्रोजेक्ट इतना करप्ट हो जाए तो आप उस जो ब्लेम है, उस इमेज जो आप पे आएगा, जो आप पे जो क्राइसिस आएगा, उससे आप अछूत नहीं रह सकते। ये आपको अफेक्ट करेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि योगी को आइसोलेशन में देखने की बात है कि अगर प्राइम मिनिस्टर का इमेज सफर कर रहा, अमित शाह का इमेज सफर कर रहा, योगी विल सर्वाइव। मुझे ये नहीं लगता है। मुझे लगता है कि कोलैटरल विक्टिम सबको होंगे।
इस ठीक है। क्राइसिस में, चूंकि ये आज केवल मोदी और ये अमित शाह की बात नहीं है, इट्स अबाउट इंडिया का जो है कि आज किसी एक जो लार्जर जो ट्रस्ट होता है टुवर्ड्स द पार्टी हैज डिमिनिस्ड ओवर द टाइम। आप ये लगता है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया लोगों के लिए, अब ये मैसेज जा रहा है। आप ये सरकार केवल सत्ता में बनी रहना चाहती है, ये मैसेज जा रहा है। तो आप क्या लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की मोदी का इमेज खराब हो गया तो वो यूपी में वोट नहीं मांगने जाएंगे? अमित ठीक शाह है, नहीं तो जाएंगे वोट इससे मांगने एक जुड़ा जाएंगे? हुआ सवाल, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल आरती से पूछता हूँ। आरती, आपको लगता है कि जो अभी आरएसएस की बैठक चल रही थी और आज जो आरएसएस की उस बैठक के बाद जो बयान आए उसमें ये कहा गया कि उन 3 दिनों की बैठक में स्टूडेंट प्रोटेस्ट की जो बातें थी उसको काफी गंभीरता से उस पर चिंतन हुआ। तो कई बार ऐसी स्थिति होती है क्योंकि आरएसएस को एंड ऑफ द डे ये सोचना होगा कि बीजेपी की इमेज अगर खराब हो रही है, अगर फटीग आ रहा है गवर्नेंस में, अगर सरकार की इमेज खराब हो रही है, चाहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट से खराब हो रही हो या चंदा चोरी से खराब हो रही है, अल्टीमेटली तो सफर आरएसएस या बीजेपी करेगी। वैसे स्थिति में कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है और शायद चंपत राय का स्टेटमेंट भी उस दिशा में एक कदम माना जा सकता है कि भाई आरएसएस अपने को दिखाना चाह रहा है कि भाई आरएसएस की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई, क्योंकि आरएसएस के ऊपर कभी ये आरोप नहीं लगा। आरएसएस के ऊपर आरोप लगाता है कि ठीक है, आप डिविजनरी एक एजेंडा चलाते हैं, आपका हिंदुत्व का एजेंडा है, लेकिन मोरली आप करप्ट हैं, ये आरोप आज तक आरएसएस के ऊपर नहीं लगा। और ये एक बहुत बड़ा आरोप है जिससे कि आरएसएस हमेशा चाहेगा कि वो आरोप उसके ऊपर चिपके नहीं। और ये सारी स्थितियां हैं जो कहीं ना कहीं आरएसएस को ये देखना होगा, चिंतन करना होगा कि स्थितियों में कैसे कोर्स करेक्शन हो सकता है। वो करेंगे क्या? वो मोदी जी को हटाएंगे? वो बहुत मुश्किल बात है मोदी जी को हटाना। मोदी जी का मतलब इतना होल्ड है सरकार के अंदर, और अगर आप वो ऐसे नहीं चाहेंगे उनके भी बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं सरकार में, तो वो ऐसे नहीं चाहेंगे, तो मोदी जी को हटाना मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल होगा। और हटाएंगे तो किससे रिप्लेस करेंगे? नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, वो भी तो मतलब 2 जनरेशन जेन जी से 2 जनरेशन बड़े हैं, तो वो भी तो आउट ऑफ टच है जेन जी से। पर एक चीज ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आरएसएस ने इतना अपनी बैठक में इतनी बातचीत की जेन जी के बारे में, ये यूथ प्रोटेस्ट के बारे में, पर आप देखिए ये जो पूरा एजुकेशन का फियास्को हो रहा है, जो आज के दिन में जॉब्स नहीं मिल रहे हैं यंगस्टर्स को, एक तरह से आरएसएस भी तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो मतलब आप एक तरफ से मॉडर्न इंडस्ट्री चाहते हैं, आप सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप वैदिक स्टडीज पढ़ा रहे हैं बच्चों से, एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आपने शुरू किया है, ये सब आरएसएस के दबाव से शुरू हुआ है ना। तो जो आप मतलब ये कोर्सेज आईआईटीज में शुरू हुए हैं, तो जो वैज्ञानिक आप पैदा करना चाह रहे हो, बनाना चाह रहे हो, उनको आप पीछे ले जा रहे हो वैदिक स्टडीज में, तो वो सेमीकंडक्टर्स के लिए कैसे तैयार होंगे? तो आरएसएस का खुद मतलब आरएसएस भी खुद समझती नहीं है कि आज के दिन में जहां एआई इतनी तेजी से बढ़ रहा है, जहां मतलब पूरी टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस, ये सब देशों में, आप चाइना को देखिए कितने आगे बढ़ गया है चाइना इन सेक्टर्स में। तो आरएसएस को अभी तक मेरे ख्याल में ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो पता नहीं किस ईरा में रहते हैं, किस सेंचुरी में रहते हैं। आरएसएस को समझ में नहीं आया है कि जब तक आप बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन नहीं दोगे, मॉडर्न साइंस नहीं सिखाओगे, तो वो एम्प्लॉयमेंट के लायक काबिल नहीं हो पाएगी और हम इस देश को आगे नहीं ले जा पाएंगे। वैदिक स्टडीज और एस्ट्रोलॉजी को लेके हम इस देश को आगे नहीं ले जा पाएंगे। बिल्कुल। चूंकि शरद प्रधान देर से जुड़े हैं, लेकिन 2-3 सवाल लेते हैं। शरद, आपको क्या लगता है कि ये आरएसएस वर्सेस पीएमओ की लड़ाई है जो चंपत राय ने जो 9 पन्नों का चिट्ठी लिखा है, ये आरएसएस को लगता है कि भाई सब कुछ तो नृपेंद्र मिश्रा और पीएमओ ने किया और आखिर में जिसको विवाद में घसीट लिया गया आरएसएस को, ये उन दोनों की लड़ाई है या ये इंडिविजुअल की लड़ाई है? ये जहां तक देखिए, चंपत राय को फेस वैल्यू पे बिल्कुल मत लीजिए। मैं चंपत राय को बहुत समाने से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जानता रहा हूँ। जिस जमाने में ये अशोक सिंघल का बस्ता पकड़ के चलते थे और इनको कोई इनसे लोग बात करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि बहुत ही
बददिमाग व्यक्ति थे। आज की डेट में ये जो कह रहे हैं इसके पीछे कोई डिजाइन है डेफिनेटली, क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा वो व्यक्ति है जिसके लिए मैं तो उनको अक्यूज करता था नृपेंद्र मिश्रा को कि आते ही अभी इंक्वायरी स्टार्ट नहीं हुई और नृपेंद्र मिश्रा ने उनको क्लीन चिट दे दी थी। यू शुड रिमेंबर उन्होंने पहला जो जुमला बोला, पहले दिन तो बोले कि हमें कुछ नहीं पता, हम तो कंस्ट्रक्शन कमेटी के हेड थे, हमें क्या मालूम क्या हो रहा है। नेक्स्ट डे ऑब्वियसली किसी के कहने के बाद उन्होंने कहा आई कैन वाउच फॉर चंपत राय ओनली, नॉट एनीबडी एल्स। तो मतलब उन्होंने जो क्लीन चिट दी तो मुझे उससे लग रहा था इनकी कुछ मिली भगत है उससे, या क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा एक जमाने में बड़े ऑनेस्ट अपराइट ऑफिसर थे, हम उन्हें जानते हैं फॉर मोर देन 45 ईयर्स, और बड़ी इज्जत करते हैं उनकी कि बड़े ब्राइट और काबिल ईमानदार अफसर थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इनका इसमें पूरा जो उनका व्यवहार रहा है उससे लगता है कि वो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, क्योंकि उनके अपने लड़के को टिकट दिलाया था, वो हार भी गया था लोकसभा में तो, लेकिन उसको एमएलसी बनवा दिया बीजेपी में। तो ये ऐसा होता है कि जब आदमी व्यक्तिगत फायदे ले लेता है तो वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन और उनके बारे में ये जो, और उसके बाद चंपत राय का ये कहना ये दिखाता है कोई ना कोई डिजाइन है, जो बिल्कुल आपने ठीक शक किया कि आरएसएस इस टाइम डालना चाहता है। ये पहली चीज तो चंपत राय को पिक करने वाला कौन आदमी था? प्रधानमंत्री ऑफिस। नहीं तो चंपत राय इस लायक नहीं थे कि इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता। चंपत राय से कोई तोप नहीं रहे, ना कोई साधु संत रहे हैं। और जिस तरह चंपत राय का पूरा बिहेवियर रहा इस पूरे एपिसोड में, आप देखिए महिपाल सिंह जिसको सब इग्नोर कर रहे हैं, जिस व्यक्ति ने जो असली विसल ब्लोअर है, जिसने एक यूट्यूब चैनल में जाकर के, अभिषेक उपाध्याय का यूट्यूब चैनल है टॉप सीक्रेट, उसमें पहली बार उन्होंने खुलासा किया ही इज द ओनली आई विटनेस टू दिस डकैती, दिस इज नॉट चोरी। तो इन्होंने, क्योंकि वो वहां पे अकाउंटेंट थे और आरएसएस के व्यक्ति हैं, वो हार्डकोर आरएसएस के व्यक्ति हैं जो तनख्वाह भी नहीं लेते थे इस काम अकाउंटेंसी के काम के लिए, और वो वहां बैठ करके उन्होंने जब दिन चंपत राय को बताया, नेक्स्ट डे वो निकाल दिए गए उस ड्यूटी से। ये क्या दर्शाता है? आप किसी भी लॉजिक से देखिए, एक आदमी उसको लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो जाके उसको अपने सुपीरियर को बताता है जो करता धरता है, और चंपत राय करता धरता थे। वो बोलता है अच्छा ठीक है, अब आप जो है थोड़े दिन आराम कर लीजिए, वो बहुत दिन से आप घर नहीं गए। वो कोटा जाता है, फिर उसको फोन जाता है कि इसने वहां से उसने फोन किया कि अब हम आ जाए, बोले नहीं आपको आने की जरूरत नहीं। ये क्या दिखाता? आप अगर ना चंपत राय हो ना महिपाल, कोई भी मामले में इस तरीके का हो तो आप क्या समझेंगे कि वो व्यक्ति जिसको बताया वो डाकू है। उसने कहा अरे इसने तो मेरी चोरी पकड़ ली। और ऐसा नामुमकिन है, चंपत राय इतने तेज आदमी हैं कि उनकी आंखों से ये चीजें जैसे हो रही। और टिन्नू यादव जो उनका खासुल खास आदमी, उसके तरह तरह के कंट्रोवर्सीज भी हैं कि उनके कैसे रिलेशंस उसके साथ थे, वो दिन रात उनके साथ रहता था। वो आप सोचिए, वहां की चाबी उसके पास रहती थी, वहां का जितना ये जो बैंक को पेमेंट जाता था वो गाड़ी से, उनका ड्राइवर के अलावा और भी बहुत से काम करता था उनके। तो वो लेकर के वो व्यक्ति कह रहा है कि नृपेंद्र मिश्रा, अब तो आई वुड सिंपैथाइज विद नृपेंद्र मिश्रा। ये चंपत राय जो हैं वो बीजेपी के इसके आरएसएस के प्लांट हैं, और उनको जरूरत से ज्यादा, जब किसी अनडिजर्विंग आदमी को आप जरूरत से ज्यादा काम दे दीजिए, पावर दे दीजिए, तो दिमाग खराब हो जाना लाजमी है। वो अच्छों को बुरी तरह ट्रीट करता था, बदतमीजी से बात करता था वो आदमी। और अब वो उसको, क्योंकि आरएसएस लगी पहली बार, और आपने सही कहा कि ये पहली बार आरएसएस के ऊपर ऐसा, आरएसएस काम धंधे तो सारे नाजायज करता ही है, लेकिन चोरी और डकैती के मामले में पहली बार उनका नाम है। तो अब आप सोचिए, चंपत राय वो व्यक्ति है, पहले तो मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि उस आदमी को निकाल दिया जो विसल ब्लोअर था। दूसरा, चंपत राय के पास जब चंपत राय ने हाल में जब एडमिट किया कि हाँ इन्होंने बताया था, तो मैंने देखा वो चोरी 80-90 लाख की थी, वो 89 लाख रुपीस मेरे पास रखे हुए। ये क्यों रखे? चोरी का पैसा रखने वाला क्रिमिनल होता है, चोर होता है। और उसके बाद इन्होंने बड़े स्मार्ट गेम करा कि चोरी को लिमिट कर दें, उसका जो एक्चुअली क्वांटम है वो किसी को पता ही ना लगे। 89 लाख की चोरी तो कोई चोरी नहीं है जिस यहाँ पे जिस तरीके से हुआ है। 89 करोड़ भी कम है, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ है। क्योंकि एक दिन जब ये महिपाल सिंह का मैंने अभी परसों नरसों ही इंटरव्यू किया था, बड़ी मुश्किल से राजी, तो ही इज अंडर सीरियस थ्रेट, उनको तो मार देने की भी धमकी है, क्योंकि उस आदमी ने ही इनका खुलासा किया।
वो कह रहे थे कि जब मैंने एक दिन हुआ, जब ये लेके जा रहे थे तो पैसा मैंने रोका, टुन्नू यादव और अनिल मिश्रा। इसने कहा कि नहीं मुझे ये बताओ कितने पैसे हैं, तो उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट बता दिया। तो नहीं मुझे खोल के दिखाओ। जब खोला तो 5 लाख रुपए का फर्क था। दिस इज वन डे। अगर हम ये मान के चले, हो सकता है उस दिन 5 लाख बहुत 5 लाख जो वो था, जो सरप्लस मनी था, जो ऑफिशियली काउंट किया गया था, उससे 5 लाख एक्स्ट्रा थे। और ये जेबीएम में रख के अलग से ले जाते होंगे, वो अलग अलग चीज है, वो दिखता था। तो इन्होंने कहा है, तो चंपत राय बोले अरे कोई बात नहीं, ठीक है, इसको वो कर देने। और उसके बाद भी चंपत राय का क्लोजेस्ट आदमी, क्लोजेस्ट एड टिन्नू यादव, वो सारे कारनामे काम वैसे ही करता रहा। उसकी पावर्स में, उसके इतनी पावर्स थी कि जब प्राइम मिनिस्टर आए थे तो वॉकी टॉकी लेकर के वो चल रहा था, और वो डिसाइड करता था किसको एंट्री देनी है, किसको नहीं देनी है। बेसिकली वो सब जागीर की तरह चला रहे थे राम मंदिर को, कि उनकी जागीर है। राम मंदिर यही, और ये चंपत राय का आदमी था। जितने आदमी थे चंपत राय अपॉइंट करते थे। चंपत राय को अपॉइंट करते हैं प्रधानमंत्री द ग्रेट। तो ये उसके बाद चंपत राय आज जो कह रहा है ये शर्तिया, और चंपत राय किसी के सगे, जो पैसे का सगा होता है वो किसी का सगा नहीं होता है। तो वो उनको 89 लाख रुपीस उन्होंने इसलिए कह दिया जिससे लगे कि बड़ी मामूली चोरी है। और आप इस बात पे भी गौर करिए कि उसके बाद ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उसके बाद जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये उजागर करना शुरू किया कि भाई वो तो देखिए चोरी थी, वो पकड़ ली गई, 89 लाख की थी। अरे भैया तुम कौन होते हो सर्टिफाई करने के? और वो बाकायदा यूज किया। मेन स्ट्रीम मीडिया के बेचारे का काम यही है, इतनी ज्यादा पैसा ले चुके हैं तो उनको गुलामी करने के अलावा और कुछ तो है नहीं। तो बेचारों का इंडिया वांट्स टू नो। तो ये सब जो है लोग ये चाहते हैं कि इन्होंने कोशिश पूरी करी, और एक ये नया कनाट फैलाया कि भाई चोरी तो मंदिरों में होती रहती है। आपने देखा होगा बद्रीनाथ की चोरी, तिरुपति की चोरी सडनली उजागर हुई है। इसको वाटर डाउन करने के लिए कि अरे भाई कोई बात नहीं, चोरी हो गई, क्या हुआ है, मंदिरों में चोरी होती है। और कुछ ऐसे सरफिरे लोग थे जिन्होंने ये भी कहा कि अरे भाई हिंदुओं का पैसा था, हिंदुओं ने खा लिया तो क्या बुरा किया। वह वैसे तो बड़ा इनका जो हिंदुइज्म है उसमें मोरालिटी नहीं है। लेकिन अब ये बताइए योगी जी की, लेकिन अब ये बताइए शरद कि योगी जी की स्थिति है कि चुनाव है, अगर योगी जी चुनाव जीत गए तो उनकी बल्ले बल्ले होगी, कहेगी कि देखिए आप लोगों ने इतना रायता फैला दिया था, उसके बाद भी मैं चुनाव जीत गया। अगर हार जाएंगे तो कहेंगे कि आप लोग के रायते के कारण मैं चुनाव हार गया। तो योगी जी देखिए जीतेंगे तो ये बड़ी गलतफहमी है। जीतेंगे तो मोदी और अमित शाह क्रेडिट लेंगे, हारेंगे तो योगी सफाई देंगे। जब जीतने में क्रेडिट उनका होगा कि रायता तो ये अनरिटन रूल है बीजेपी में। आज की बीजेपी में अनरिटन रूल है कि आप देख लीजिए किसी भी स्टेट में, जब जीतते हैं तो वो मोदी भगवान ने जिताया, हारते हैं तो वो हटाओ इसको, बकवास, ये कर नहीं पाया कुछ भी। और योगी से वैसे भी उनके बहुत डिफरेंसेस हैं, और योगी को तो वो हटाने का रास्ता ढूंढे, उनके गले की हड्डी बन गए हैं योगी। और ये इस इलेक्शन में हटाते भी नहीं बनता है, रखते भी नहीं बनता है। बट कुछ ना कुछ ऐसा डिजाइन चलेगा, क्योंकि अमित शाह को सबसे ज्यादा योगी से इसलिए गुरेज है क्योंकि अमित शाह समझते हैं कि अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा है उनके रास्ते में सक्सेशन के, वो है योगी। हालांकि ये भी उनको जानना चाहिए कि मोदी जब तक जिंदा हैं तब तक अगर कोई सपने में भी सोचेगा उनके सक्सेशन के बारे में तो वो मोदी से तो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हर फासिस्ट ऐसे ही होता। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो आज के कार्यक्रम में इतना ही। शरद जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरती आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और संजय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर जो बड़े सवाल हैं कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई, और उसके बाद 2 इंडिविजुअल में एक आरएसएस का नजदीकी है, वीएचपी के शीर्षस्थ नेताओं में शामिल रहा है, दूसरा पीएमओ का खास है। तो क्या ये लड़ाई पीएमओ वर्सेस आरएसएस की है? क्या इसके बहाने दोनों जो सत्ता की संस्थाएं हैं आपस में टकरा रही हैं, या फिर आरएसएस जिस तरह से सरकार की एक तरह से फटीग है, मिस गवर्नेंस दिख रही है, सरकार की पॉपुलैरिटी गिर रही है, उसको कोर्स करेक्शन करने के लिए एक तरह से जिसको कहते हैं कि कई बार उस तरह की भी सर्जरी करनी पड़ती है कि उनके जो आसपास के ऑफिसर हैं, प्रमुख लोग हैं, उनके ऊपर जिम्मा डालकर एक तरह से कोर्स करेक्शन करने की ये एक स्ट्रैटेजी चल रही है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग से।
has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.